नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो आज एक अद्भुत चीज़ हुई। इस देश में सर्टिफ़िकेट बाँटने बाँटने का एक परंपरा अभी नई पार्टी बीजेपी ने शुरू की है और आरएसएस के द्वारा वो सर्टिफ़िकेट बाँटा जाता है। पहले ऑथेंटिकेशन होता है कि कौन देशद्रोही, कौन देशभक्त। उसी परंपरा में मोदी जी आज आरएसएस के हेडक्वार्टर झंडेवालन पहुँचे। मैं उस पे बात करूँगा। झंडेवालन उनका पहुँचना इम्पोर्टेंट इसलिए था कि आरएसएस कल दशहरे वाले दिन अपने अ, स्थापना के 100 साल मना रही है। अब जब 100 साल मना रही है तो कोई झूठ भी लंबा बोलना है, क्योंकि मोदी जी ने झंडेवालन में जाके जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने देश को ये बताया और ये सर्टिफ़िकेट दिया आरएसएस को कि आरएसएस की कितना लंबा स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष में उसका योगदान रहा है। उसके कितने लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अ, प्रदर्शन किया, जेल गए इत्यादि, इत्यादि। मतलब बिना आरएसएस के इस देश को जो जो अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़े, इस देश को स्वतंत्रता नहीं मिलती। कुछ इस तरह का इंप्रेशन देके आए हैं। क्योंकि मोदी जी ने इंप्रेशन दिया है, सारे मीडिया को यही कैरी करना है, यही छापना है और हमारे आपके दिमाग में बार-बार ये बिठाना है कि स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का कंट्रीब्यूशन। दूसरा एक काम और करना है, जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पिछले कुछ वर्षों में किया जा रहा है कि जो स्वतंत्रता संग्राम के जो अलग-अलग धाराएँ थीं, उन धाराओं में आपस में ये दिखाना है कि इनकी इनसे ये धारा इससे नहीं बनती थी, ये धारा इससे नहीं बनती थी और इसलिए ये जो धाराओं में विचारधारा का जो कहीं-कहीं का टकराव था, वो जहाँ पे भी टकराव था वो आरएसएस उसकी ओनर थी। मतलब आज की तारीख में अगर आप देखिए, तो कहीं न कहीं आरएसएस इस बात को और बीजेपी इस बात को ओन करती है कि भगत सिंह तो मतलब बिल्कुल गैर कांग्रेसी थे। उस गांधी विचारधारा के व्यक्ति नहीं थे और वो बिना कहे इसको कहीं न कहीं आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश की जाती है कि वो कितनी आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित थे। जबकि एक नहीं, तमाम लेखों में आरएसएस और उसकी विचारधारा के बारे में, क्योंकि आरएसएस तो उस समय नई-नई बनी थी, लेकिन ये जो हिंदुत्व वाली इस तरह की विचार, उसके बारे में जितना भगत सिंह ने लिखा है और जितने जितने जोर से लिखा है और जितनी साफगोई से लिखा है, उतना तो शायद अ, और किसी ने नहीं लिखा होगा। फिर ये दूसरा पकड़ते हैं सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जब विदेश में उन्होंने ये तय किया कि वो आईसीस नहीं बनेंगे और भारत लौटे, तो वो कांग्रेस के में के ही कार्यकर्ता के रूप में रहे। उनके अलग-अलग पोज़ीशंस में रही, कांग्रेस को उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया और एक स्टेज पे उनको ऐसा लगा कि जो ये गांधी का एक आंदोलन और सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का जो रास्ता है, उससे देरी लगेगी और उनको उन्होंने मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ और उन्होंने फिर अपने हिसाब से उनको लगा कि नहीं, हम लोग जब ये विश्व युद्ध हो रहा है तो किसी एक साइड के साथ रहें। उन्होंने चुना कि हम लोग जर्मनी और जापान के साथ रहेंगे और उस तरह से हम लोग अंग्रेज़ों को हरा के भारत को आज़ादी दिलाएँगे। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि सुभाष मैं ये बातें इसलिए याद दिला रहा हूँ कि ये सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सब लोग आरएसएस अ, के लोग हो जा रहे हैं। मैं ये इसलिए याद दिला रहा हूँ कि एक चीज़ और याद रखने वाली है कि सुभाष चंद्र बोस ने जब आईएनए की स्थापना की, मतलब आईएनए को टेक ओवर किया या उसकी स्थापना की, तो उसमें उनकी जो ब्रिगेड थी, उनका नाम उन्होंने गांधी नेहरू ब्रिगेड रखा और ये ध्यान देने देने वाली बात है कि राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ से उस समय दी। आज क्या कहा जाता है? आज ये कहा जाता है कि जो अ, आरएसएस और आरएसएस की विचारधारा के आस-पास वाले लोग हैं और उसमें नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसमें एक बड़ा नाम अ, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल साहब का आता है, क्योंकि किस तरह से अन्ना आंदोलन के सहारे उन्होंने टारगेट किया, मतलब आरएसएस द्वारा पोषित, आरएसएस द्वारा संरक्षित उस मूवमेंट को चलाया जो एक बिल्कुल झूठ की बिना पे खड़ा हुआ मूवमेंट था। अ, उसमें सरकारी कुछ अधिकारियों को अपने साथ किया, जिसमें कैग के राय साहब हैं। किस तरह से एक झूठा एक एक बड़ा भारी मढ़ा गया कि कोल स्कैम और कोलगेट और क्या-क्या हुआ और उसमें ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, जब जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई,
एक एक भारत का एक ट्रेडिशन था कि राष्ट्रपिता के नाते वो अपने ऑफ़िस में, सरकारी दफ़्तरों में, उसका कोई लिखित आदेश नहीं था, लेकिन सरकारी दफ़्तरों में गांधी की फ़ोटो आपको बहुत जगह दिखाई देती। गांधी की फ़ोटो को उन्होंने बाहर किया, आम आदमी पार्टी ने, और वहाँ पे भगत सिंह की फ़ोटो को उनको लेके आए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सांकेतिक इम्पोर्टेंट है। आज जब आप दुनिया के किसी देश में चले जाइए, तो भारत की स्वतंत्रता का जो एक व्यक्ति और भारत का जो सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाइड है, वो 2 लोग हैं। पुराने उसमें हमारे आध्यात्मिक, मैं उसको आध्यात्मिक ज़्यादा मानता हूँ, बहुत गौतम बुद्ध। लेकिन जो लोगों को जिससे आइडेंटिफ़ाई होते हैं, जो लोग जिनको जानते हैं, वो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी की फ़ोटो आप अपने दफ़्तर से तो बाहर कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के कोई भी देश में चले जाइए, उस देश का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं होगा जहाँ गांधी के नाम पे कोई सड़क या स्मारक या उनकी मूर्ति न लगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मोदी जी ने आज जाके वहाँ बताया कि आरएसएस क्या-क्या करती थी और क्या-क्या नहीं करती थी, ये भी कोई विधि का विधान है। एंड इट इज़, ये कभी-कभी लगता है मुझे कि जो जो समय है वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें करता है। 2 तारीख को अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन है। गांधी जी 1869 में पैदा हुए थे। अब अगर आज देखें तो 156वाँ या 157वाँ, कुछ लोग पहले जन्मदिन को फर्स्ट जन्मदिन या उसको 0 मानते हैं, तो 156 या 157, मतलब अगर आज गांधी जी जीवित होते, तो गांधी जी 156 साल के हो गए। उसको आप 156 बोलिए या 157 बोलिए, जो भी उनका जन्मदिन है, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा जो नियम होता है, एक ऐसी संस्था जिसकी विचारधाराओं से प्रभावित व्यक्ति ने गांधी की हत्या की, मैं गोडसे की बात कर रहा हूँ, जिसको जिसकी क्लास में आज गोडसे को एक हीरो के रूप में जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उस आरएसएस, उस विचारधारा का 2 अक्टूबर को ही 100 साल पूरे हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल पूरे होने के बाद भी, लगातार गांधी को मारते रहने के बाद भी, गांधी की शायद शरीर की हत्या तो की ही, लेकिन जो एक एक लगातार एक कैंपेन चल रहा है कि गांधी की विचारधारा को मारने का, वो सफल नहीं हो पाए हैं। क्योंकि गांधी गांधी जब इस देश में इन लोगों के बीच आए, तो एक चीज़, 2 3 चीज़ें याद रखने वाली होंगी। गांधी छोड़ के सब कुछ आए। गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए, तो गांधी का उस समय $20,000 मोटे तौर पे की वकालत थी। बहुत पैसा होता है। सब कुछ छोड़ा, सूट छोड़ा, बूट छोड़ा, और क्या किया? भारत की आम जनता की तरह उनको, हालाँकि अंग्रेज़ी में कुछ लोगों ने उनको फ़कीर कहा, लेकिन फ़कीर नहीं, भारत के आम जनता के साथ, जिसके पास पूरी तरह से पहनने को कपड़े नहीं थे, उसके साथ अपने को आइडेंटिफ़ाई किया। स्वेच्छा से स्वेच्छा से गांधी जी ने इन कपड़ों का त्याग किया, और एक 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 धोती, वो भी जिससे पूरा शरीर भी नहीं ढक सकता था, जो उस समय के आम आदमी की पोशाक थी, उसके साथ अपने को आइडेंटिफ़ाई किया। ये बात कहना और समझना इसलिए ज़रूरी है कि आज जब आप नेतृत्व करने चलते हैं, तो आप पहले कैसा सूट, कैसा बूट, कैसे चश्मा, कैसा कैसी घड़ी, कैसा क्या बोलते हैं, कलम, कैसा जूता आप इसमें करते हैं। गांधी की अगर चप्पल देख लीजिए, तो वो अजीब-सी स्थिति है। तो गांधी ने इन सब चीज़ों को छोड़ा। तो मोटे तौर पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज ये, अगर गांधी की विचारधारा ये कहती है कि आप अगर ऐसी जगह है जहाँ आप नेतृत्व हैं, आप ताकतवर हैं, तो आपको ये चीज़ों को छोड़ना है। वो त्याग की ज़्यादा बात करती है। आरएसएस की विचारधारा ये कहती है, जिसके एक बड़े सिपाही राम माधव जी भी अपने को मानते हैं, जो बकौल सत्यपाल मलिक, जब ताकत आए, तो जम्मू कश्मीर में जाके आप अंबानी की दलाली करने का काम करिए, जहाँ पे आप 200 करोड़ रुपए के कुछ दलाली की बात करेंगे। ये सतपाल मलिक का आरोप था, जिस पे सीबीआई इंक्वायरी भी हुई, और जो व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगा था कि इन भाई साहब ने पेशकश की थी, उसको उससे बाहर रखा गया। तो
मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि ये दोनों का आप अगर फ़र्क देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कहाँ आरएसएस, कहाँ गांधी। और दूसरी बात क्या हुई, मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस के 100 साल में जो जो जिस तरह का उत्सव मनाना चाहते थे, उसमें मोदी जी ने काफ़ी रंग में भंग कर दिया है। रंग में भंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने वो आरएसएस एक भव्य उत्सव बनाना चाह रहा था कि जिसका कोई पैरेलल ना हो। उसमें मोदी जी ने के ऊपर आज वोट चोरी का आरोप लगा हुआ है। ये आरोप लगा हुआ है कि जो 2024 के इलेक्शन हुए और 2024 से पहले भी और उसके बाद भी, जो भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वोट चोरी करके एक एक ऐसी सरकार जिसको उतना मैंडेट नहीं है, वो आज सरकार देश को चला रही है। और इस पे कोई कोई अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से वाजिब जवाब नहीं आया है। वो प्रश्न पूछने वाले से उल्टा प्रश्न पूछ रहे हैं, ज्ञानेश गुप्ता जी राहुल गांधी से कह रहे हैं एफिडेविट दो, फलाना दो। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ये वोट चोरी जो हुई, उसको उन्होंने कैसे होने दी। ये बातें इसलिए उठाना ज़रूरी है कि गांधी के को आज आज जब हम लोग जब आज झंडेवालन में मोदी जी जाके बात करते हैं, तो ये बताना ज़रूरी है कि गांधी विचारधारा क्या थी और इनकी विचारधारा क्या है। क्योंकि जो बेसिक गांधी का था, गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या मतलब? सत्याग्रह का सिर्फ एक मतलब कि सत्य का आग्रह होना चाहिए। गांधी जी गांधी जी कहते थे कि जो अहिंसा है, वो कमज़ोर लोगों की नहीं है। अहिंसा बहुत ही मज़बूत इरादों के पक्के लोगों की का टूल है और इसलिए आपको अपने इरादे, देश के प्रति प्रेम और इन सारी चीज़ों को मिलके आप कहीं न कहीं अहिंसा की बात करते हैं। अ, किसी भी तरह की हिंसा को गांधी जी अ, उसको मतलब गांधी जी के अनुसार ये किसी भी तरह की हिंसा एक्सेप्टेबल नहीं थी। मैं एक एक छोटी चीज़ और कह के इस बात को खत्म करूँगा, क्योंकि ये चीज़ आज आज गांधी के चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और जैसे मैंने सत्याग्रह कहा, सत्याग्रह गांधी जी कहते थे पैसिव पैसिव रेजिस्टेंस नहीं, मतलब मैं आपसे बात नहीं करूँगा ये नहीं, पर एक सत्याग्रह क्या था? एक्टिव सिविल डिसोबीडियंस टू एन अनजस्ट गवर्नमेंट। और उसका अभी का जीता जागता उदाहरण जो तत्काल में हुआ है, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक गांधी जी के पद चिन्हों पे चढ़ते चलते हुए उन्होंने सत्याग्रह के द्वारा अपनी बात अपनी सरकार से कहने की कोशिश की कि आप ये अमानवीय, अलोकतांत्रिक बातें कर रहे हैं। आपने जब पिछला इलेक्शन हुआ था 2020 में लद्दाख के हिल काउंसिल का, वहाँ पे आपने ये कहा था कि 6th शेड्यूल में लद्दाख के लोगों को डाला जाएगा, आपने नहीं डाला। और अगर आप वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, जिसकी बात आप जाके आज मोदी जी बता रहे थे कि कितनी बड़ी, तो अब भई इसका सर्टिफ़िकेट तो मोदी जी देने लगे ना। तो एक ऐसी संस्था, एक ऐसा व्यक्ति इस झूठ को दे रहा है जो लिखित रूप में कहता है, मंच से चढ़ के चीख-चीख के कहता है, लद्दाख के केस में कहता है कि हम आपको 6th शेड्यूल में डालेंगे और जब मौका आता है तो उस उसको याद दिलाने वाले व्यक्ति को जेल के अंदर कर देता है। ये फ़र्क है मतलब गांधी और गांधीवाद वादी विचारधारा और आरएसएस का। मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा, क्योंकि और गांधी एक बात को हरदम कहते थे कि एक भी अगर आपका जो स्वतंत्रता है, इसको अगर अगर इसको कायम रखना है, तो ये ताकत के बल पे आप नहीं रख सकते। आपको या तो उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कीजिए, उस व्यक्ति की बात सुनिए, उसमें वो जस्टिस उसको उसको दीजिए, तभी आप ये रख सकते हैं। आज ये भारत एक ऐसे दोराहे पे खड़ा हो गया है और मुझे लगता है कि जहाँ पे गांधीवादी विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल सामने है। जैसे आप अगर इलाहाबाद जाइए और जो संगम जाइए तो एक 2 धाराएँ आपको दिखाई देती हैं। यहाँ पे जो एक आरएसएस एक बाइनरी बना रहा है कि अगर आप
ये नहीं करेंगे तो ये होंगे, अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो आप देशद्रोही होंगे, अगर आप मोदी-मोदी नहीं करेंगे तो आप देशद्रोही होंगे। इस तरह की जो एक बाइनरी बना रहा है, उस बाइनरी को आज समझने की ज़रूरत है और आरएसएस से देश को कितने खतरे हैं, ये भी अ, आप समझिए रोज़ इस पे चर्चा हो रही है। आरएसएस डिसेंट की बात ही नहीं करता है। आप अगर मेरे विचार से सहमत नहीं हैं, तो आप मेरे दुश्मन हैं। जबकि गांधी विचारधारा ये कहती है कि उस गांधी आंदोलन के अंदर अलग-अलग तरह के भी विचारधाराओं के लिए स्थान है। क्योंकि अगर सबका सबका ध्येय एक है कि देश को मजबूत करना है, तो सारी विचारधाराएँ मिलके भी कर सकती हैं। सारे अलग-अलग विचार के लोग भी एक तरह से कर सकते हैं। लेकिन आरएसएस में अगर आप मेरे साथ नहीं और वो भी मेरे साथ में वो एक चुनिंदा लोग हैं। आरएसएस का हेड मुझे अच्छा लगता है कि आज 100 साल में आरएसएस ये कहती अनाउंस करती कि भई आज हम एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो परिवर्तन ये है आरएसएस का सबसे बड़ा परिवर्तन भी मैं बता दूँगा। वो परिवर्तन ये है कि एक ये महिला जो है, इनको अब आरएसएस का हम अध्यक्ष या सरसंघचालक बोलते हैं, जो भी उसका सबसे बड़े पद पे बैठते हैं, वो नियुक्त कर रहे हैं। और साहब हमने ये देखिए आरएसएस में महिलाओं को बराबरी की बात करी, आरएसएस बराबरी। आप अगर आरएसएस ये कहता कि आज आरएसएस तो अभी कहता है ना कि हिंदुत्व और भारत में रहना, कि हम इस जो आपको जो भी अच्छा लगे, आपका जो भी आपकी स इस मुस्लिम व्यक्ति को, इस दलित व्यक्ति को, इस क्रिश्चियन व्यक्ति को, इस ओबीसी को हम आज से अपना सरसंघचालक नियुक्त करते हैं। क्योंकि वहाँ कोई वोट तो होता नहीं है। आप आज अनाउंस करते हैं कि हमारी 100 साल में हमने ये चेंज किया। आपने चेंज क्या किया 100 साल में? आप नेकर से पैंट पहनने लगे। क्योंकि आपको लगने लगा था कि वो जो नेकर है, वो शायद अ, शालीन नहीं रह लगते हैं उसमें। वो थोड़ा जो भी था अब उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहूँगा। मेरे सीनियर एक चंचल रहे हैं जो उसके बारे में हाफ पैंट के बारे में बहुत कुछ कहे हैं। उनकी उनकी बात कभी सुन लीजिएगा। लेकिन विचारधारा के रूप में गांधी और आरएसएस की विचारधारा आमने-सामने खड़ी है। हमको और आपको डिसाइड करना है कि इस देश के लिए किस विचारधारा पे चल के हम एकता, ताक इस देश की ताकत और इस देश की सबसे बड़ी बात ये है कि आपस में परस्पर प्रेम हम किसमें कायम रख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।